हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का ये जो राजन सीरीज है, बिल्कुल नया संस्करण है। 2025 का ये संस्करण है। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो पेपर नंबर फर्स्ट है और वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इसमें सब हम लोग जो है अति लघुत्तरीय प्रश्नों को कर रहे हैं, जो कि 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है 101 क्वेश्चन से लेकर 150 क्वेश्चन तक देखने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास नंबर 9 है। इसके पहले का आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग 101 नंबर में क्या दिया हुआ है। 101 नंबर में दिया हुआ है कि फ्रोवेल ने अपना विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया, जिसका नाम बालोद्यान या किंडरगार्टन था। तो इन्होंने जो है 1839 ईस्वी में इन्होंने विद्यालय प्रारंभ किया था, फ्रोवेल ने। 102 नंबर की बात करते हैं तो मॉन्टेसरी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा था। तो इन्होंने जो है 3 भागों में बांटा था। कौन कौन सा भाग था? कर्मेंद्रीय शिक्षा, ज्ञानेंद्रीय शिक्षा और भाषा तथा गणित की शिक्षा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये आ सकता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में 103 नंबर की हम बात करते हैं। कोठारी आयोग ने शैक्षिक विद्यालयों के संबंध में क्या लिखा है। जो शैक्षिक विद्यालय होते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के विद्यालय होते हैं, उसके संबंध में कोठारी आयोग ने क्या लिखा है। तो इसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है कि कभी-कभी इस बात की ओर पूर्ण रूपेण ध्यान नहीं दिया जाता है कि इस समय देश के विभिन्न भागों के शैक्षिक विकासों में भारी असंतुलन मौजूद है। एक राज्य और दूसरे राज्य के विकास में भारी अंतर दिखाई देता है और एक जिले एवं दूसरे जिले के विकास में बड़ा अंतर दिखाई देता है। ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य में और एक जिले से दूसरे जिले में जो है भारी अंतर दिखाई देता है। यहाँ पे कोठारी आयोग शैक्षिक विद्यालयों के संबंध में लिखा है। उसके बाद में 104 नंबर की बात करते हैं तो 104 नंबर में दिया है कि शैक्षिक विषमता का एक कारण निर्धनता भी है। कैसे? जो शैक्षिक विषमता असमानता बनी हुई है शिक्षा में, वो उसका एक प्रमुख कारण जो है निर्धनता भी है। तो ये किस प्रकार से है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो शिक्षा के अवसरों की विषमता का एक और कारण यह है कि जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग निर्धन तथा बहुत थोड़ा भाग धनी है। ठीक है, थोड़ा भाग धनी है और बहुत बड़ा भाग जो है निर्धन है। एक निर्धन व्यक्ति का बालक किसी शैक्षिक संस्था के निकट होते हुए भी वह अवसर प्राप्त नहीं कर पाता है, जो एक धनी व्यक्ति के बालक जो है शिक्षा संस्था से दूर होने के बावजूद भी उनको शिक्षा मिल सकता है। ठीक है, अब 105 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि शिक्षा के व्यवसायीकरण की क्या भूमिका, क्या आवश्यकता है। तो जनता एवं देश की खुशहाली तभी पूर्ण हो सकेगी जबकि हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की हो कि वह कुशल तथा व्यवहारिक नागरिकों का निर्माण करे, पढ़े लिखे बेकार नागरिकों का नहीं। ठीक है, तो शिक्षा का व्यवसायीकरण का की आवश्यकता इसीलिए है। ठीक है, उसके बाद में 106 नंबर की बात करते हैं। 106 नंबर में दिया हुआ है कि बचपन छीनता बाल श्रम पर टिप्पणी लिखिए। जो बचपन छीनता बाल श्रम पर जो है टिप्पणी लिखना है। इन सभी के बारे में जो है हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन बिल्कुल एग्जामरत बैच में कर चुके हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सरकार एवं संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसी आधार पर निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाए गए हैं। ठीक है, किंतु निश्चित रूप से पारिवारिक स्थिति अनिवार्य बाल शिक्षा यानी बचपन की शिक्षा में बाधक है। पारिवारिक परिस्थितियां बाल श्रम को विवश करती हैं। बाल श्रम के कारण बच्चे के बचपन छिन जाता है। जिस समय में उन्हें पुष्प के समान विकसित होना चाहिए था, उस उम्र में वह बाल श्रम करना उनकी इच्छाएं मनोकामनाएं समाप्त हो जाती है और बच्चों का बचपन छिन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक्सप्लेनेशन है। 107 नंबर की हम बात करते हैं तो जनसंख्या शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो जनसंख्या के बारे में जो शिक्षा दी जाती है वही जो है जनसंख्या शिक्षा होती है, कि किस प्रकार से जनसंख्या शिक्षा को नियंत्रित किया जाए, जनसंख्या शिक्षा
के बारे में अलग-अलग रूप से बताई जाती है। तो जनसंख्या में आबाद गति से वृद्धि के फलस्वरूप मानव जीवन के आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षों पर पड़ने वाले कुप्रथाओं के प्रति जागरूक तथा संबंध समाधानों के विषय में वैचारिक क्रांति की शैक्षिक व्यवस्था ही जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। ठीक है। तो जागरूकता फैलाना, जैसे कुप्रथाएं हो गए उनके बारे में जागरूकता फैलाना, वही होता है जनसंख्या शिक्षा। 108 नंबर की बात करते हैं, जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। जनसंख्या की शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है कि राष्ट्रीय प्रगति के लिए है और आर्थिक विकास के लिए, मानव संसाधन कुशलता के लिए कि संसाधन का किस प्रकार से दोहन किया जाए, प्रयोग किया जाए। 104 नंबर की बात करते हैं तो परिवार नियंत्रण नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता के लिए, परिवार नियोजन के लिए, योजनाओं की सफलता के लिए जो है जनसंख्या शिक्षा आवश्यक होती है। 109 नंबर की बात करते हैं, शिक्षा द्वारा समाज का विकास किस प्रकार से संभव है। तो शिक्षा समाज के विकास का कार्य करती है, अतः यदि किसी समाज का विकास किया जाना हो तो वहाँ शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर समाज का विकास आप लोग चाहते हैं तो वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था ठीक प्रकार से सरकार को करनी चाहिए या स्टेट को करनी चाहिए। शिक्षा का एक कार्य यह भी है कि यह मनुष्यों को यह सिखाए कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों को प्रधानता दी जानी चाहिए, यानी व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा जो है सार्वजनिक हितों यानी सभी के हित में ऐसे कार्य करने चाहिए। ठीक है। इसके द्वारा शिक्षा द्वारा समाज का विकास जो है संभव हो सकता है। उसके बाद में 110 नंबर में दिया है कि समाज का प्रमुख शैक्षिक कार्य क्या होता है। तो समाज बालकों हेतु शिक्षा शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है, उन संस्थाओं को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करता है। ये समाज का प्रमुख शैक्षिक कार्य होता है। 111 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि समाज शारीरिक विकास के लिए क्या करता है। जो समाज होता है, समाज ये शारीरिक विकास के लिए क्या करता है। तो समाज अपने सदस्यों के शारीरिक विकास हेतु खेल कूद हो गया, खेल कूद के साधन का प्रबंध करता है और समाज बालकों के व्यायाम हेतु जो है व्यायामशालाओं का निर्माण करवाता है। 112 नंबर की बात करते हैं, 112 नंबर में दिया है कि परिवार द्वारा शारीरिक विकास के साधन बताइए। तो घर पर ही व्यक्ति के शारीरिक विकास की नींव पड़ती है। इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे हवादार घर बनवाना चाहिए और उसके बाद में भोजन हो गया, शुद्ध भोजन, वस्त्र हो गया, व्यायाम तथा आराम, व्यक्तिगत स्वच्छता आदि। ये सभी जो है परिवार द्वारा शारीरिक विकास के ये साधन हैं। उसके बाद में 113 नंबर की बात करें तो परिवार द्वारा बालक के शैक्षिक विकास की व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए। तो परिवार को बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ उनके बौद्धिक विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। बौद्धिक विकास से संबंधित खिलौने हो गए, पहेली बॉक्स, चित्र पहेली और शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तकें आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है। तो परिवार द्वारा बालकों को जो है शैक्षिक विकास की व्यवस्था इसी प्रकार से करनी चाहिए। क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए इसके बारे में हम लोगों ने 113 नंबर में देखा। 114 नंबर में यहाँ दे दिया है कि घर को बालोपयोगी कैसे बनाया जा सकता है। तो गीजू भाई क्या कहते हैं, इनका कथन है कि हमारे घरों में ऐसी खूंटियां कहाँ हैं कि जिन तक बालक के हाथ पहुंच सके। हमारे घरों में टंगी बढ़िया तस्वीर बहुत ऊंची पर टंगी होती है, उनकी ओर हमारा अपना ध्यान ही बहुत कम जाता है। ऐसी स्थिति में उनका बालकों के लिए क्या उपयोग रह जाता है, ये गीजू भाई बधेका ने कहा है। 115 नंबर में दिया है कि व्यक्ति और समाज का संबंध बताइए। व्यक्ति और समाज का संबंध किस प्रकार से होता है। तो इनका संबंध जो है एक घनिष्ठ संबंध होता है। यद्यपि यह सत्य है कि व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है, जो व्यक्ति होता है वो समाज को प्रभावित करता है। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो अच्छे समाज का निर्माण करेगा। ठीक है। किंतु वह स्वयं भी समाज से प्रभावित होता है। जन्म लेते ही वह समाज के प्रभाव में आने लगता है। जो अलग अलग कुरीतियां होती हैं, कल्चर होते हैं, उसके संबंध में आने लगता है। उसके बाद में 116 नंबर है, किसका कथन है। ये कथन बताना है कि शिक्षा वह है जो जीवन के संपूर्ण सत्ता से समन्वय स्थापित करने की शक्ति देता है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है। उसके बाद में 117 नंबर की बात करते हैं, परियोजनवादी शिक्षा की विशेषताएं बताइए। तो परियोजनवादी शिक्षा की विशेषताओं के बारे में बात करें तो यहाँ पे हो गया बालक का महत्व, सामाजिक मूल्यों पर बल,
अनुभव व क्रिया पर बल, शिक्षा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया। ठीक है, इन सभी के बारे में एग्जामरत बैच में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं टॉपिक वाइज। परियोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य बताइए, तो परियोजनवादी शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो उचित पथ प्रदर्शन करना चाहिए, नवीन मूल्यों और आदर्शों का निर्माण करना चाहिए, गतिशील साधन संपन्न मस्तिष्क का विकास करना चाहिए और सामाजिक कुशलता का विकास करना चाहिए। उसके बाद में 119 नंबर में दिया है कि जॉन डीवी ने शिक्षा का आधार क्या बताया है, तो इन्होंने दो आधार बताया, क्या, मनोवैज्ञानिक आधार और सामाजिक आधार। ये सभी बातें आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, याद करने वाला ये सभी जो क्वेश्चन है याद करने लायक है। योजना विधि के जनक कौन है? योजना विधि के जनक जो है किलपैट्रिक है। इस विधि के सोपानों को बताइए, तो यह जॉन डीवी के शिष्य थे जो किलपैट्रिक है, ये शिष्य हैं। योजना विधि के प्रमुख सोपान इस प्रकार है कि क्रिया की समस्यात्मक परिस्थितियां उत्पन्न करना, उसके बाद में समस्या हो गया, समन्वित समाधान और परीक्षण एवं प्रयोग करना। ठीक है, 121 नंबर में दिया है कि मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ स्थित है, तो ये जो है इलाहाबाद में स्थित है, प्रयागराज जो कि वर्तमान नाम है। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। और एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या होता है? तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद होता है। एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या होता है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान होता है, परिषद होता है। ये सभी बातें आपको जो है याद करना पड़ेगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1981 में किया गया था। एनसीईआरटी कहाँ है? तो एनसीईआरटी जो है न्यू दिल्ली में है, इसका मुख्यालय। बीआरसी का पूरा नाम ब्लॉक संसाधन केंद्र होता है, बीआरसी का पूरा नाम। ठीक है, वैसे फुल फॉर्म जो है आपके एग्जाम में आता नहीं है। घर की परिवार के मूल्यों के विकास में क्या भूमिका विकास में भूमिका बताइए। तो घर को जीवन की शाश्वत पाठशाला कहा जाता है, बालक अपने पारिवारिक मूल्यों के अनुकूलित है। उसके बाद में 129 में दिया है कि बालक में मूल्यों के विकास हेतु कौन से जन संचार साधन है, तो आकाशवाणी जैसे हो गया, दूरदर्शन हो गया, टेप रिकॉर्डर, वीसीआर और समाचार पत्र और पत्रिकाएं, ये जन संचार के साधन होते हैं। 130 नंबर की बात करते हैं, राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ की अगर बात करें तो देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषा विषयक भिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना तथा समावेश करना। ठीक है, सभी लोगों के लिए समान, यानी इन सभी का समान अवसर उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय एकता के लाभ क्या होते हैं? तो भाषा विकास में सहायक होते हैं, भ्रष्टाचार का अंत होता है और स्वार्थपूर्ण भावनाओं का विकास होता है, राष्ट्रीय संस्कृति तथा आर्थिक प्रगति में सहायक होता है, सामाजिक प्रगति में सहायक, राजनीतिक एकता बनाए रखने में सहयोगी होता है। 132 नंबर की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का क्या अर्थ होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं है वरन विश्व का भी सदस्य है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना है। बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? तो बुनियादी शिक्षा के जनक जो है महात्मा गांधी जी हैं, ये सभी को पता है। 134 नंबर की बात करते हैं, मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो कर्मेंद्रिय हो गया और ज्ञानेंद्रिय हो गया। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण पद्धति क्या है? तो करके सीखना और अनुभव से सीखना और सहसंबंध सीखना। पंचपदी प्रणाली के जनक कौन है? तो हर्बर्ट स्पेंसर है। ये आपके सीटेट एग्जाम में और जो स्टेट का टेट होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। खेल विधि के जनक कौन है? खेल विधि के जनक जो है फ्रोवेल है। किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? तो ये किंडरगार्टन पद्धति के जनक भी फ्रोवेल है। मानव की शिक्षा पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये फ्रोवेल है। किस शिक्षा शास्त्री ने अपनी शिक्षण प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा है? तो गीजू भाई जो बधेका हैं, ये इन्होंने शिक्षा प्रणाली विद्यालय को जो है बाल भवन के नाम से संबोधित किया है। उसके बाद में 141 नंबर, जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया था? राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में जनसंख्या शिक्षा को 1969 में लागू किया गया था। 142 में है, शिक्षा को निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्ध कराना किस योजना कार्यक्रम का तात्पर्य है? तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर शिक्षा को प्रत्येक बालक तक पहुंचाना जो है ये सार्वभौमिकरण होता है।
एक निश्चित आयु स्तर से कम आयु स्तर के बालकों से घरेलू कार्य कराना कहलाता है। तो ये बाल श्रम कहलाता है, यानी कम आयु स्तर मतलब कि कम आयु जो 6 से 14 होता है, 6 से 14 जो है ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1900 ये क्या नाम है, भारत के संविधान में जो है 21 ये में ये दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष को के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। उसके बाद में 144 नंबर में दिया है कि परिवार, समाज, राज्य एवं जनसंचार माध्यम किसके प्रभावी कारक है, तो ये शिक्षा के प्रभावी कारक है। 145 नंबर में दिया है कि विद्यालयों में सभी को एक साथ रखना, सबके साथ समान व्यवहार करना व सभी के बीच एकता बनाए रखना क्या कहलाता है, तो शैक्षिक अवसरों की समानता कहलाता है। ठीक है, सभी लोगों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना। 146 नंबर में दिया है कि विद्यालय समाज में सभी के बीच बिना लिंग भेदभाव के कार्य व्यवहार करना क्या कहलाता है, तो लैंगिक समानता कहलाता है। ठीक है, अगर भेदभाव करते हैं तो लैंगिक विभेदता कहलाता है। डाइट का पूरा नाम क्या होता है, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान होता है। एनपीआरसी का पूरा नाम न्याय पंचायत संसाधन केंद्र होता है। उसके बाद में ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो ग्राम प्रधान होता है। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है, तो ग्राम शिक्षा सचिव जो है प्रधानाध्यापक होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है हम लोग फास्ट में जो है इस पे सभी क्वेश्चन राजन को देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो है राजन सीरीज आ गया है, आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, और राजन सीरीज एक बार पढ़िए, उसके बाद में वीडियो देखिए, या वीडियो देखकर जो है आप लोग राजन सीरीज को पढ़ सकते हैं। उसके बाद में ऐसा होगा कि आप लोगों को कंठस्थ हो जाएगा। तो इसके आगे हम लोग जो है कल के वीडियो में देखने वाले हैं। आज के वीडियो में यहीं तक, तो ये लेक्चर नंबर 9 समाप्त हो गया है। और ये जो बैच है ये फ्री बैच बिल्कुल आप सभी लोगों के लिए है, जो कि चल रहा है अभी। इसमें क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होगी, फ्री वीडियो लेक्चर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जो है विचार विमर्श होगा, और उसके बाद में पीपीटी हो गया, पीडीएफ हो गया, फ्री कंप्लीट नोट्स हो गया, फ्री क्वेश्चन पेपर, फ्री मॉडल पेपर। यहाँ पे सभी सुविधाएं आपको डीएलएड में जितनी सुविधाएं चाहिए सभी सुविधाएं इस बैच में आपको प्राप्त हो जाएगी। ये बैच किस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं, तो यूट्यूब चैनल पर जाकर जो है ये बैच भी चल रहा है, सबका प्लेलिस्ट जो है बना दिया गया है। तो अभी तक आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और उस बैच से नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दूसरा चैनल पकड़ लीजिए और वहां से हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो एक किनारे से एक चैनल को पकड़िए। पहले वीडियो आप लोग डेमो के तौर पर देख लीजिए, फ्री रहे या पेड रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। और ये पीपीटी पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें यहाँ पे डेली अपडेट क्लास का आप लोगों को दिया जाता है। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे के प्रश्न को जो है हम लोग कल के वीडियो में करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।